नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम। सीधा आपको लिए चलते हैं बेंगलुरु, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे सुनाते हैं। आत्मनिर्भर भारत के लिए, विकसित भारत के लिए ऐसे ऐतिहासिक अवसर हमें नई ऊर्जा से भरते हैं। मैं आज आपके बीच बेंगलुरु की इस धरती से माता अन्नम्मा उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। मैं नाड़ प्रभु केम्पे गौड़ा जी को भी प्रणाम करता हूं। साथियों, आज मैं ऐसे समय में बेंगलुरु आया हूं जब देश में चुनाव परिणामों पर चर्चा चल रही है। पुडुचेरी में लगातार दूसरी बार एनडीए की सरकार बनना, असम में लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बनना, बंगाल में पहली बार बीजेपी को इतना बड़ा आशीर्वाद मिलना और अभी 2 सप्ताह पहले गुजरात के पंचायत और निकाय चुनावों में इतना भारी विजय हुआ कि गुजरात बीजेपी ने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। साथियों, ये सब नया इतिहास रचने वाली घटनाएं हैं। साथियों, ये चुनाव परिणाम भारत की राजनीतिक दशा दिशा के लिए महत्वपूर्ण है। ये भारत के नौजवानों, महिलाओं, किसानों, गरीबों और मिडिल क्लास हर वर्ग का मूड दर्शाता है। इन परिणामों का एक बहुत बड़ा मैसेज ये भी है कि अस्थिरता में घिरी इस दुनिया में भारत की जनता स्थिरता का मंत्र दे रही है। भारत की जनता कह रही है कि हमें स्पीड चाहिए, हमें स्कैम नहीं, सॉल्यूशंस चाहिए, हमें राष्ट्र नीति वाली राजनीति चाहिए। साथियों, आज पूरा का पूरा देश भाजपा की राष्ट्र नीति के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है और कर्नाटका तो हमेशा से ही बीजेपी के लिए ऊर्जा का केंद्र रहा है। जब बीजेपी उतनी बड़ी पार्टी नहीं थी, तब भी कर्नाटका ने बीजेपी को तो आपको सीधा लिए चलते हैं तमिलनाडु के स्टेडियम में, जहां पर विजय थलापति शपथ लेते हुए नजर आ रहे हैं और भव्य तैयारियां और तमाम लोग जो है वहां पर मौजूद है, तमाम दिग्गज मौजूद हैं और ये तस्वीर आज इतिहास जो है वो तमिलनाडु रचने जा रहा है और उसी की ये तस्वीर है। तमिलनाडु की राजनीति में आज का नया अध्याय लिखा जा रहा है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और लाखों निगाहें इस वक्त इस स्टेडियम पर टिकी हुई है। तमाम राजनेता और कई सितारे जो है इस वक्त वहां पर मौजूद है। एक अलग अंदाज विजय थलापति का यहां पर नजर आ रहे हैं। अब से थोड़ी देर में मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते हुए नजर आएंगे। राहुल गांधी की तस्वीर आपको देखने को मिल रहा है। एक अलग चेहरे पे मुस्कान जो है वो देखी जा रही है। आपको बता दें कि बहुमत का आंकड़ा जो है वो पार किया है। 107
विधायक जो थे वो थे टीवीके के पास, लेकिन कांग्रेस का साथ मिला और 4 सीट कांग्रेस की तरफ से दिया गया है। और अब से थोड़ी देर बाद वो तमाम तस्वीरें भी सामने आएंगी, तमाम दिग्गज मौजूद हैं। दूसरी तरफ सीपीआई और सीपीआईएम ने 2-2 सीटें भी टीवीके को दिया है और सभी की निगाहें वीसीके पर टिकी हुई थी, लेकिन आखिरी में उन्होंने भी फैसला लेते हुए 2 सीटें टीवीके को दिया। आईयूएमएल ने भी 2 सीटें दिया। कुल मिलाकर 120 का आंकड़ा जो है वो टीवीके ने पार कर लिया। ये ऐतिहासिक तस्वीरें आप स्टेडियम की देख रहे हैं और पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये समारोह जो है, भव्य समारोह किसी एक बड़े स्टेडियम में किया जा रहा है 60 साल बाद, जब कोई गैर द्रविड़ दल का नेता मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। तो चेन्नई के ऐतिहासिक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और विजय आज भी बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं और सभी से हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए भी नजर आए। और जब वो अपने घर से निकले उससे पहले उन्होंने बाकायदा पूजा अर्चना की और ये उनके फैन फॉलोइंग है, फैंस हैं उनके, जो स्टेडियम में खचाखच भरे हुए हैं और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के तौर पर अब से थोड़ी देर में शपथ लेने वाले हैं। मंच पर वो तमाम दिग्गज भी आपको नजर आ रहे होंगे। जैसे ही विजय शपथ लेने मंच पर पहुंचे वैसे ही वहां पर नारे जो है वो लगने शुरू हो गए। पूरा स्टेडियम थलापति थलापति के नारों से गूंज उठा और सफ़ेद शर्ट और यहाँ पर ब्लैक कलर के ब्लेजर में एक अलग अंदाज में विजय नजर आ रहे हैं राहुल गांधी के साथ बातचीत करते हुए कि यहाँ पर ये अनोखी तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही है। और अब से थोड़ी देर बाद जो है तमिल भाषा में वो शपथ लेते हुए नजर आएंगे और राजेंद्र विश्वनाथ गवर्नर उनको शपथ दिलाएंगे। और ये तमाम सितारे भी मौके पर मौजूद हैं, पूरी फैमिली विजय की यहाँ पर मौजूद हैं और एक अलग चेहरे पर मुस्कान साफ तौर पर झलक रही है। तो तमिलनाडु की राजनीति में आज एक नया अध्याय लिखने की तैयारी। सुपरस्टार से नेता बने विजय अब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। चेन्नई से लेकर दिल्ली तक तमाम दिग्गज वहां पर पहुंचे हुए हैं और हर किसी की नजरें इस वक्त इस स्टेडियम पर टिकी हुई हैं। विजय कैबिनेट में युवाओं, महिलाओं और अनुभवी नेताओं का यहाँ पर उनको भी शामिल किया जा सकता है। एक संतुलन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। पार्टी संगठन से जुड़े कई बड़े नाम मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, ऐसे सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही हैं और ये तमाम वो तस्वीरें हैं। तो राजनीतिक गलियारों में लगातार चर्चाएं और दूसरी तरफ अब से थोड़ी देर में शपथ लेंगे, वो शपथ भी बेहद जो है ऐतिहासिक रहने वाला है। तो तमिलनाडु की राजनीति में आज से एक नया अध्याय लिखने जा रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर प्रचंड बहुमत जो है वो टीवीके को मिला। 107 सीट, 107 विधायक टीवीके के। कांग्रेस ने साथ दिया, डीएमके से पहले तो कांग्रेस ने नाता तोड़ा और 5 सीटें जो है टीवीके को दिया। इसी बीच हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर विपुल सुनील राजनीतिक विश्लेषक हैं और आलोक पांडे हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। विपुल साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी। तमिलनाडु ने वो कर दिखाया जो अब तक नहीं हुआ। 60 साल बाद जो है पहली बार ऐसा हो रहा है जब कोई गैर द्रविड़ दल का नेता मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने पहुंचा है। जी नमस्कार साथी पैनलिस्ट और आपके दर्शकों को नमस्कार। निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति में कई मर्तबा ऐसा हुआ है कि किसी एकदम से नए नेता को नई गठित की गई पार्टी को मौका मिलता रहा है। हमने दिल्ली के अरविंद केजरीवाल की पार्टी को, आम आदमी पार्टी को, जैसे हमने देखा कि शुरुआती दिनों में ही किस तरह से बड़ा समर्थन मिला, ठीक उसी तरह से तमिलनाडु में विजय को मिला है। और ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसे सोचना चाहिए और इस रूप में भी देखना चाहिए कि इस देश की जनता तथा कथित तौर पर जो लंबे समय से राजनीतिक दल हैं उनसे कई बार ऊब गई रहती है। कई बार एक से उम्मीद नहीं पूरी होती है तो दूसरे को चुनती है और दूसरे से जब नहीं होती है तो फिर से पहले वाले को चुनती है। और इसमें जाते जाते उसके पास जब विकल्प कोई नया सा आता है और कोई ऐसा प्रॉमिसिंग दिखता है कि वो एक नए तरह की बात करता है, नई राजनीति, मतलब उसमें ईमानदारी दिखलाई पड़ती है उसकी बातों में, तो विजय को एक बड़े मतलब दक्षिण में उम्मीद के तौर पर दक्षिण की जनता ने, तमिलनाडु की जनता ने चुना है। और अब तक जो विजय की बातचीत है, विजय के भाषणों का हमने अध्ययन किया है, हमने देखा है और विजय के वायदे जो आप लगातार आपकी स्क्रीन पे चल रही हैं, उन सबको देख करके ऐसा लगता है कि तमिलनाडु की जनता बहुत उम्मीद के साथ विजय या कहिए एक युवा को चुन रही है। और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में डीएमके और एआईडीएमके का जो प्रभुत्व बना हुआ था इतने लंबे वर्षों से, और कभी डीएमके सत्ता में होती थी, कभी एआईडीएमके सत्ता में होती थी,
उसके सहयोगी चाहे जो रहे, तो उसको तोड़ा है। तो मुझे लगता है कि इनकी जिम्मेदारी भी बढ़ रही है इसके साथ कि जनता की आकांक्षाओं पर ये कहीं ना कहीं खरा उतरे। खरा उतरने के लिए देखिए, कई बार होता क्या है कि हम वादे कर लेते हैं, वादा करना बहुत आसान होता है, लेकिन वादों पर मतलब खरा उतरना बहुत मुश्किल काम होता है। चाहे उस बेरोजगारी भत्ते की बात हो, स्नातक डिग्रीधारियों का या डिप्लोमा डिग्रीधारियों का जो लगातार आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, जिसका नाम मैं नहीं ले रहा हूं, चाहे 5 लाख नौकरियां देने की बात हो, चाहे गरीबों के घर में लड़कियों की शादी में पैसा देने की बात हो, या 60 वर्ष से कम आयु की अगर महिला घर की प्रधान है, वही मतलब उस घर को चलाने वाली है, तो उसको भत्ता देने की बात हो, तो मुझे लगता है कि एक बड़ा खजाना चाहिए तमिलनाडु सरकार पर जो पड़ेगा, जो लोक लुभावन। निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि एक तरफ से लोक लुभावन भी इसे कहा जा सकता है और जन सरोकारी वादे के साथ भी विजय आए हैं। तो अब आने वाला समय देखने का होगा कि किस तरह से वो इन सारे वादों को अपना पूरा करते हैं, किस तरह से, जैसा कि वो बार बार अंबेडकर साहब का नाम ले रहे हैं और तमाम लोगों का नाम ले रहे हैं, एक वैचारिक, उनकी अपनी एक नई वैचारिकी दिखलाई पड़ रही है तमिलनाडु की राजनीति में, उसके साथ कितना वो न्याय कर पाते हैं। उन्हें गठबंधन में सरकार बनाना है और आप जानते हैं। ठीक है विपुल जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। पंकज, मैं आपके पास ही आऊंगी। पंकज, मैं आपके पास ही आऊंगी। पंकज, ओवर टू यू। यहाँ पर एक ऐतिहासिक पल तमिलनाडु के लिए, सभी की नजरें इस वक्त तमिलनाडु पर टिकी है। बिल्कुल, बेशक। देखिए, जिस तरह से तमिलनाडु में ऐतिहासिक दिन है और थलापति विजय मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ कुछ ही सेकंडों में, कुछ ही मिनटों में लेने वाले हैं, उसका सेलिब्रेशन दिल्ली पे भी नजर आ रहा है। ये तमाम कार्यकर्ता हैं, उनके चाहने वाले हैं, थलापति विजय के सोशल एक्टिविस्ट हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश नायडू है। रमेश नायडू जी, किस तरह का जश्न है आप लोगों का? थलापति विजय मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले रहे हैं। वो बिलोंग्स टू आंध्र प्रदेश है। ये मेरा ब्रदर है ना, उसका फेवरेट है। ही इज़ ए नेशनल ओबीसी प्रेसिडेंट है। कई दिनों से जब पार्टी से शुरू किया ना उसने, उसी से मेरा ब्रदर सपोर्ट कर रहे हैं नेशनल ओबीसी एसोसिएशन से। ये विजय होने के बाद में ना उसका केक कट करने के लिए अभी प्लान कर रहे हैं। अभी बस 10-15 मिनट में केक काट। कितनी बड़ी बदलाव, कितनी बड़ी राजनीति में जो बदलाव होगा थलपति विजय के मुख्यमंत्री बनने के बाद, आप उसे किस तरह देख रहे हैं? या डेफिनेटली बहुत चेंज होगा। मतलब एक्चुअली इज द सोशल कॉन्शियस मैन। कुछ करने के लिए, डाउन ट्रोडन पीपल के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए वो लोग आया, भगवान उसको मौका दिया और 100% अच्छा करेगा। जैसे कामराज ने ऑर्डर किया ना, ऐसा वो करेगा पक्का। इसके पहले भी 4 तमाम जो एक्टर्स हैं वो भी मुख्यमंत्री बने, चाहे वो और भी कई नाम ले, एमजे अकबर हो या तमाम और भी कई सेलिब्रिटीज़ हैं, वो मुख्यमंत्री बने। तो क्या उम्मीद ज़्यादा है इनसे? मतलब उसका संकल्प अच्छा है। उसका संकल्प ना कुछ है ना, लोग को कुछ ना कुछ काम करवाने के लिए उसका इच्छा है। मतलब इज ए डेडिकेटेड पर्सन, दैट्स वाई भगवान उसको मौका दिया 100%। जैसे कामराज नाडर जैसा है वो करेगा पक्का। क्या लगता है तमिलनाडु की राजनीति में और तमिलनाडु के लोगों के लिए एक बड़ा बदलाव होगा? 100% होगा। 100% होगा। ये कुछ ना कुछ वो रिफॉर्म्स करेगा। आपको क्या अच्छी बात है थलपति विजय में लगती है या उसकी पॉलिटिकल पार्टी में अच्छी लगती है? उसका ना एक्चुअली डीएमके और एआईडीएमके देर रूलिंग पार्टी से ना कई मतलब 40-50 ईयर्स, अराउंड 60 ईयर्स से वो 2 पार्टी चल रहा है। इसने एक नया पार्टी लेके कुछ ना कुछ अलग दिखाने के लिए वो उसने फॉर्मेशन किया था, पार्टी फॉर्मेशन किया था और कुछ चेंज करने के लिए वो पीपल भी एक्सेप्ट किया था। सो 100% से करेगा। अभी तक है ना उसका पास अच्छा मतलब कुछ ना कुछ ताकत है, उसका डिटर्मिनेशन अच्छा है उसको, इसलिए भगवान ने उसको मौका दिया था 100%। कई लोग, कमल हासन भी ट्राई किया था, रजनीकांत भी कह रहे थे, वो लोग फेल हो गया। बस इसके पास जेन्यून रीज़न है, जेन्यून है ना कुछ करने के लिए सोसाइटी के लिए, इसलिए उसको भगवान मौका दिया था। 100% वो करेगा। इसके पहले भी कई सेलिब्रिटीज रहे हैं, जैसे मैं देख रहा था जानकी रामचंद्रन हो या इसके अलावा एमजी रामचंद्रन हो या जयललिता हो, तो आपको लगता है इनसे बेहतर होंगे ये मुख्यमंत्री थलपति विजय? यह होगा 100% होगा। एमजी रामचंद्र भी ना उसने पार्टी एस्टेब्लिश करने के बाद में वो भी आया। जैसा एमजी रामचंद्र ने 69 ईयर्स बैक आया, अराउंड 60 ईयर्स प्लस बाद में एक सेलिब्रिटी है ना पार्टी
एस्टेब्लिश करके 2 साल के अंदर है ना पार्टी बनाया, जैसा तेलुगु में ना आंध्र एनटी रामाराव ने बनाया, जस्ट 9 मंथ्स में बना के ना उसने पार्टी को ना सरकार का उसने फॉर्मेशन किया था। दैट इज वर्ल्ड रिकॉर्ड। पार्टी स्टार्ट करके 9 महीने में ना एनटी रामाराव ने गवर्नमेंट बनाया, दैट इज वर्ल्ड रिकॉर्ड। अभी तक उसका रिकॉर्ड कोई तोड़ा भी नहीं है। जैसे थलापति विजयन में 2 साल में सरकार में 2 साल में बस सेम एनटी रामाराव है ना, उसका कुछ ना कुछ लोग को करने के लिए उसका इंटरेस्ट है, कुछ ना सोसाइटी के लिए वो ऐसा किया, सेम माइंडसेट है, इसलिए विजय को लोग है ना मौका दिया था। ऐसा तो नहीं होगा जो अनुमान तमाम पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं कि वादा जैसे अरविंद केजरीवाल की तरफ साथ रहा कि एक मैंडेट तो रहा लेकिन बाद में मैंडेट चला गया, ऐसा तो नहीं कि लोग नाराज भी हो जाएंगे, क्योंकि जो भरोसा है थलापति विजय से, लोगों से, महिलाओं से, युवाओं से वादा कि वो वादा ना पूरा कर पाए तो? नहीं डेफिनेटली करेगा, ये तो डेफिनेट 100% सेटिस्फाई करेगा, ऑल सेक्शन पीपल को 100% सेटिस्फाई करेगा, उसके पास कुछ प्लान्स है 100% करेगा। थैंक यू। भरोसा है ठीक है तमाम पंकज, मैं लोगों आऊंगी का जो आपके उनके पास चाहने वाले हैं और कि सीधा आपको उनको ले लगता चलते है हैं कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, जहां पर अब से थोड़ी देर में, कुछ ही पल में, कुछ ही सेकंड में हम कहें, विजय जो है शपथ लेते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री के तौर पर। और ये तमाम तस्वीरें, और ये देखिए कैसे आगे बढ़ते हुए, और बस कुछ सेकंड का और इंतजार है। खचाखच पूरा स्टेडियम भरा हुआ है, आम जनता भी वहां पर मौजूद, और ये तस्वीरें। சி ஜோசப் விஜய் எனும் நான் சட்டப்படி அமைக்கப்பெற்ற இந்திய அரசியல் அமைப்பின்பால் உண்மையான நம்பிக்கையும் மாறா பற்றும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்திய நாட்டின் ஒப்பில்லாத முழு முதல் ஆட்சியையும் ஒருமையையும் நிலை நிறுத்துவேன் என்றும் தமிழ்நாட்டு அரசின் முதலமைச்சராக உண்மையாகவும் உளச்சான்றின்படியும் என் கடமைகளை நிறைவேற்றுவேன் என்றும் அரசியல் அமைப்பிற்கும் சட்டத்திற்கும் இணங்க அச்சமும் ஒருதலை சார்பும் இன்றி விருப்பு வெறுப்பை விலக்கி பலதரப்பட்ட மக்கள் அனைவருக்கும் நேர்மையானதை செய்வேன் என்றும் ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன். சி ஜோசப் விஜய் எனும் நான் தமிழ்நாட்டு அரசின் முதலமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்திற்குள்ளாவதும் தெரிய வருவதுமான எந்த பொருளையும் முதலமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்.
அமைச்சர்களுக்கு பதவியேற்பு உறுதிமொழியும் ரகசிய காப்பு உறுதிமொழியும் செய்து வைக்குமாறு மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன். I request the Honorable Governor to administer the oath of office and secrecy to the Honorable Ministers. திரு என் ஆனந்த் அவர்கள். என் ஆனந்த் எனும் நான் சட்டப்படி என் ஆனந்த் என்னும் நான் சட்டப்படி அமைக்கப்பெற்ற இந்திய அரசின் பால் உண்மையான நம்பிக்கையும் மாறாக பற்றும் கொண்டிருப்பேன். என்றும் இந்திய நாட்டின் ஒப்பில்லதா முழு முதல் ஆட்சியும் உரிமையும் நிலைநிறுத்துவேன் என்றும் தமிழ்நாட்டு அரசின் அமைச்சராக உண்மையாகவும் உளச்சான்றுபடியும் என் கடமைகளை நிறைவேற்றுவேன் என்றும் அரசியலமைப்பிற்கும் சட்டத்திற்கும் இணங்க அச்சமும் ஒருதலை சாராவும் இன்றி விருப்பு வெறுப்பை விலக்கி பலதரப்பட்ட மக்கள் அனைவருக்கும் நேர்மையானதை செய்வேன் என்றும் ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிக்கிறேன். என் ஆனந்த் என்னும் நான் தமிழ்நாட்டு அரசின் அமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்துக்கொள்வதும் தெரியவதுமான எந்த பொருளையும் அமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவே மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன். திரு ஆதவ் அர்ஜுனா அவர்கள். ஆதவ் அர்ஜுனா என்னும் நான் சட்டப்படி அமைக்கப்பெற்ற இந்திய அரசியலமைப்பின் பால் உண்மையான நம்பிக்கையும் மாறா பற்றும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்திய நாட்டின் ஒப்பில்லாத முழு முதல் ஆட்சியையும் ஒருமையையும் நிலைநிறுத்துவேன் என்றும் தமிழ்நாட்டு அரசின் அமைச்சராக உண்மையாகவும் உளச்சான்றின்படியும் என் கடமைகளை நிறைவேற்றுவேன் என்றும் அரசியல் அமைப்பிற்கும் சட்டத்திற்கும் இணங்க அச்சமும் ஒருதலை சார்பும் இன்றி விருப்பு வெறுப்பை விலக்கி பலதரப்பட்ட மக்கள் அனைவருக்கும் நேர்மையானதை செய்வேன் என்றும் உளமாற உறுதிமொழிகிறேன். ஆதவ் அர்ஜுனா என்னும் நான் தமிழ்நாட்டு அரசின் அமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்துக்குள்ளாவதும் தெரிய வருவதுமான எந்த பொருளையும் அமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று உளமாற உறுதிமொழிகிறேன். நன்றி. தமிழ் வாழ்க.
டாக்டர் KG அருண்ராஜ் அவர்கள். நான் KG அருண்ராஜ் எனும் நான் சட்டப்படி அமைக்கப்பெற்ற இந்திய அரசியலமைப்பின் பால் உண்மையான நம்பிக்கையும் மாறா பற்றும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்திய நாட்டின் ஒப்பில்லாத முழு முதல் ஆட்சியையும் ஒருமையையும் நிலைநிறுத்துவேன் என்றும் தமிழ்நாட்டு அரசின் அமைச்சராக உண்மையாகவும் உளச்சான்றின்படியும் என் கடமைகளை நிறைவேற்றுவேன் என்றும் அரசியலமைப்பிற்கும் சட்டத்திற்கும் இணங்க அச்சமும் ஒருதலை சார்பும் இன்றி விருப்பு வெறுப்பை விலக்கி பலதரப்பட்ட மக்கள் அனைவருக்கும் நேர்மையானதை செய்வேன் என்றும் ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன். நான் KG அருண்ராஜ் எனும் நான் தமிழ்நாட்டு அரசின் அமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்துக்குள்ளாவதும் தெரிய வருவதுமான எந்த பொருளையும் அமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன். तो पूर्व IRS अधिकारी और डॉक्टर अरुराज तिरुचेंगोडू से विधायक है और वो पार्टी की नीतियों और प्रचार के मुख्य रणनीतिकार हैं और विजय के काफी करीबी भी बताए जा रहे हैं। मंत्री पद की उन्होंने शपथ ली है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। KG अरुणराज ने मंत्री पद की शपथ ली और पूर्व IRS ऑफिसर हैं, डॉक्टर भी रहे हैं और विजय के काफी करीबी भी बताए जा रहे हैं और जिन्होंने अभी मंत्री पद की शपथ ली। செங்கோட்டையன் எனும் நான் சட்டப்படி அமைக்கப்பட்டுள்ள இந்திய அரசியல் அமைப்பின் பால் உண்மையான நம்பிக்கையும் மாறா பற்றும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்திய நாட்டின் ஒப்பில்லாத முழுமுதல் ஆட்சியும் ஒருமையும் நிலைநிறுத்துவேன் என்றும் தமிழ்நாடு அரசு அமைச்சராக உண்மையாகவும் உளச்சார்பின்றியும் என் கடமைகளை நிறைவேற்றுவேன் என்றும் அரசியல் அமைப்புக்கு சட்டத்திற்கும் இணங்க அச்சம் ஒருதலை சார்பும் என்று விருப்பு வெறுப்பு விலக்கி பலதரப்பட்ட மக்கள் அனைவருக்கும் நேர்மையாக செய்வேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன். நான் செங்கோட்டையன் எனும் நான் தமிழ்நாட்டின் அரசியல் அமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்திற்குள்ளாவது தெரிய வருவதுமான எந்த பொருளையும் அமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்றி தேவையான அளவுக்கின்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன். विधानसभा क्षेत्र से 16,620 मतों के अंतर से जीत हासिल की है और उन्होंने कुल 82,612 वोट प्राप्त किए हैं और DMK के N नल्लीस्वामी को हराया जिन्हें 75,952 वोटों से हार मिली है। और ये तस्वीरें जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ले ली हैं और ये भी विजय के काफ़ी करीबी बताए जाते हैं और इन 2 सालों में TVK को और मजबूत करने के लिए इन्होंने बेहतर काम किया है और TVK को हर एक गांव तक पहुंचाने के लिए कड़ी मेहनत की है। KA सेंगोटियन ने मंत्री पद की शपथ ली है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और विजय से गले मिलते हुए भी नजर आए। நான் P. வெங்கடரமணன் என்னும் நான் சட்டப்படி அமைக்கப்பட்ட இந்திய அரசியலமைப்பின்பால் உண்மையான நம்பிக்கையும் மாறா பற்றும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்திய நாட்டின் ஒப்பில்லாத முழு முதலாட்சியையும் ஒருமையையும் நிலைநிறுத்துவேன் என்றும் தமிழ்நாட்டு அரசின் அமைச்சராக உண்மையாகவும் உளச்சான்றின்படியும் என் கடமைகளை நிறைவேற்றுவேன் என்றும் அரசியலமைப்பிற்கும் சட்டத்திற்கும் இணங்க அச்சமும் ஒருதலை சார்புமின்றி விருப்பு வெறுப்புகளை விலக்கி பலதரப்பட்ட மக்கள் அனைவருக்கும்
நேர்மையானதை செய்வேன் என்றும் ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகின்றேன். நான் பி. வெங்கடரமணன் என்னும் நான் தமிழ்நாட்டு அரசின் அமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்துக்குள்ளாவதும் தெரிய வருவதுமான எந்த பொருளையும் அமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகின்றேன். நன்றி. पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है और तमिलनाडु के सेदापेट लॉ एसोसिएशन के एक प्रैक्टिस वकील भी हैं और वो चेन्नई जिले के मलायपुर विधानसभा क्षेत्र से तमिलनाडु विधानसभा के सदस्य हैं, जहां वे अपनी पार्टी टीवीके का प्रतिनिधित्व करते हैं और राजनीति और वकालत के अलावा वेंकटरमण साल 2000 से अभिनेता विजय के मैनेजर के रूप में भी कार्यरत हैं और उनके सबसे भरोसेमंद करीबियों में से भी एक हैं. நான் ஆர் நிர்மல்குமார் என்னும் நான் சட்டப்படி அமைக்கப்பெற்ற இந்திய அரசியல் அமைப்பின்பால் உண்மையான நம்பிக்கையும் மாறா பற்றும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்திய நாட்டின் ஒப்பில்லா முழு முதல் ஆட்சியையும் ஒருமையையும் நிலைநிறுத்துவேன் என்றும் தமிழ்நாட்டு அரசின் அமைச்சராக உண்மையாகவும் உளச்சான்றின்படியும் என் கடமைகளை நிறைவேற்றுவேன் என்றும் அரசியல் அமைப்பிற்கும் சட்டத்திற்கும் இணங்க அச்சமும் ஒருதலை பட்சமும் இன்றி விருப்பு வெறுப்பு விலக்கி பலதரப்பட்ட மக்கள் அனைவருக்கும் நேர்மையானதை செய்வேன் என்றும் ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன். நான் ஆர் நிர்மல்குமார் என்னும் நான் தமிழ்நாட்டு அரசின் அமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்திற்குள்ளாவதும் தெரிய வருவதுமான எந்த பொருளையும் அமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கின்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன். நன்றி. कुमार ने मंत्री पद की शपथ ली है. तिरुवनंतपुरम से भारी मतों से जीते निर्मल कुमार को पार्टी के डिजिटल ताकत का वास्तुकार माना जाता है. उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए पारंपरिक राजनीति के मॉडल को कड़ी चुनौती दी और युवाओं में इनकी पकड़ काफी मजबूत और सोशल मीडिया के जरिए कैसे टीवी को हर घर तक पहुंचाना है, उन्होंने एक बेहतरीन काम किया और मंत्री पद की शपथ लेते हुए सीटीआर निर्मल कुमार नजर आए. पॉलिटिकल एनालिस्ट विपुल जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं. विपुल जी, मंत्री वो तमाम शपथ ले रहे हैं, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, यानी कि साफ तौर पर विजय की सेना जो है वो बहुत मजबूत है. जी निश्चित तौर पर देखिए, परंपरागत तौर पे जो राजनीतिक दल हैं उनके विकल्प के तौर पर विजय अपनी पार्टी लेकर के आते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें आप देखते हो कि बहुत रीच लोग हैं. रिच का मतलब मैं कह रहा हूँ एकेडमिकली साउंड लोग हैं, अपने अपने फील्ड के, मतलब परंपरागत ऐसा नहीं है कि परंपरागत नेतागिरी केवल करने वाले लोग हैं जो कि इस मतलब कॉलेज लाइफ से यूनिवर्सिटी लाइफ से नेतागिरी के चक्कर में पड़ जाते हैं, संगठन बनाते हैं और चुनाव लड़ते हैं और चुनाव ही लड़ना जिनका पेशा हो जाता है एक तरह से. और राजनीति में अच्छा करने वाले लोग अपने अपने फील्ड के धुरंधर लोग हैं और वो राजनीति में एक बदलाव के लिए आए हैं. मुझे लगता है कि तमिलनाडु में बदलाव के लिए ये लोग अपना एक दल बना करके आते हैं और जो भी इनसे विजय के साथ, क्योंकि कोई डिजिटल वॉरियर्स है, कोई डॉक्टर है, कोई युवा चेहरा है और ऐसे में कैबिनेट में जो समीकरण हम इस वक्त देख रहे हैं, और खुद अगर हम विजय की बात कर ली जाए तो सिर्फ और सिर्फ 51 साल उनकी उम्र है, यानी कि साफ तौर पर युवा चेहरे को यहाँ पर ज्यादा तरजीह दी गई है. जी निश्चित तौर पे उनके आसपास के कार्यकर्ता उनके साथ जब वो दल बना रहे थे तो इसी आयु वर्ग के लोग थे, उनके आसपास के लोग. आप देख रहे हो कि अपने ड्राइवर के बेटे तक को टिकट दिया उन्होंने. तमाम ऐसी मिसाल कायम किया है जो उनका पीएस रहा है. ऐसे लोग मिलकर के, कई बार क्या होता है कि बदलाव के लिए युवाओं के तरफ से ही एक गूंज आती है कि नहीं, बदलाव होना चाहिए, बदलाव की जरूरत है. और उसकी जब सिस्टम में गड़बड़ियां होती हैं तो उसकी सबसे ज्यादा मार भी झेल रहा होता है युवा ही,
चाहे वो रोजगार का संकट हो, चाहे सामाजिक मान्यता का संकट हो, चाहे समाज में तमाम तरह का जो विपर्य है, मैं आपके पास और डिटेल में इसको समझेंगे। आलोक जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। आखिर तमिलनाडु की राजनीति में ऐसा क्या बदला कि इन 2 सालों में सिर्फ और सिर्फ टीवीके को इतना ज्यादा प्यार मिला? क्या एक्टर होने का ये फायदा मिला है, फैन फॉलोइंग का ये फायदा टीवीके को मिला? नहीं, एक कारण नहीं होता। जब भी कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होता है उसके मल्टीफैक्टोरियल कारण होते हैं, लेकिन एक प्रमुख कारण तो उनका एक्टर होना है। तमिलनाडु की राजनीति में एक्टर्स का प्रभाव बहुत गंभीर है उस समाज में। तो एक्टर्स हीरो की तरह, रियल हीरो की तरह भी होते हैं उस सोसाइटी में, लेकिन उसके साथ साथ डीएमके और एआईएडीएमके के बीच की जो 40, 50, 60 साल की जो राजनीतिक वर्चस्व और दोनों के द्वारा कोई बहुत बड़ा परिवर्तन ना किया जाता। जो तमिल वर्चस्व की राजनीति, जो एंटी हिंदू, एंटी सनातन की राजनीति है, उससे भी कहीं ना कहीं समाज उकता रहा था। उसका स्थान हालांकि भारतीय जनता पार्टी नहीं भर पाई। उसकी जो अपनी एक रणनीतिक चूक रही भारतीय जनता पार्टी की, वो एक अलग विषय है। लेकिन आज एक नया बंदा आता है तमिल की राजनीति में, और वो 2 साल पहले ही चुनावी राजनीति में आता है, 100+ सीटें जीत के जाता है। लेकिन उससे भी बड़ी बात मुझे लगा कांग्रेस का वो जो बदलाव है, वो डीएमके के साथ 22 साल के गठबंधन को उसने 22 घंटे के अंदर तोड़ दिया, इवन 22 मिनट में तोड़ दिया। तो ये भी देखना होगा आज के बाद इंडिया अलायंस का क्या स्थिति बनती है। तमिलनाडु की राजनीति में कांग्रेस शामिल तो हो गई, सरकार भी उसने बना ली, लेकिन अब एक नई दिशा भी जरूर आएगी तमिलनाडु की राजनीति से निकलेगी कि जो इंडिया अलायंस है, इंडिया गठबंधन है, उसका। आलोक जी, मेरा अगला सवाल भी आपसे यही था, क्योंकि अब कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, टीवीके को यहाँ पर जरूर सपोर्ट किया है कांग्रेस ने, लेकिन क्या लग रहा है आने वाले समय में कांग्रेस के लिए चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं? बिल्कुल, बहुत बड़ी चुनौती है। एक तरह से देखिए कि मौका परस्त राजनीति का उदाहरण, अगर जो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है भारतीय राजनीति से बहुत सारे उदाहरण आएंगे, लेकिन एक मौका परस्त राजनीति का उदाहरण जिसमें 2004 में कांग्रेस की सरकार इसी बात पे बनी थी कि डीएमके उसके साथ थी, वरना अटल बिहारी वाजपेयी को केवल 6-7 सीटें ही कम मिली थी कांग्रेस गठबंधन से, कांग्रेस से। तो अगर डीएमके उसके साथ नहीं होती तो 10 साल तक तो गांधी परिवार ने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाते हुए सुपर प्राइम मिनिस्टर की तरह इस देश में शासन किया था। वो शासन करने का मौका ही नहीं मिलता केंद्र की राजनीति में आने का। तो डीएमके ने केंद्र की सरकार चलाई 10 साल तक, और सोनिया गांधी ने सुपर प्राइम मिनिस्टर की तरह काम किया। लेकिन जब बात डीएमके को आया तो सुनाई ये देता है कि जब डीएमके के नेता से मिले स्टालिन से, तो राहुल गांधी ने फोन करके कहा जब चुनाव चल रहा था, रिजल्ट आ रहा था, कि नहीं हम आपके साथ हैं। लेकिन रिजल्ट खत्म होते होते और जैसे ही टीवीके आती है, नंबर 1 पर आती है, वैसे ही कांग्रेस ने अपना चोला बदल लिया और वो तुरंत जो है टीवीके के साथ हो जाती है। तो मुझे लगता है भारतीय राजनीति में ऐसे व्यक्ति तो बहुत बड़े परिवर्तन हमने देखे हैं, लेकिन नेशनल पार्टी का इस तरह से त्वरित गति से जो हमने परिवर्तन देखा है, धोखा देने वाला जो देखा है, इसका तमिलनाडु की राजनीति में प्रभाव भी आएगा। आलोक जी, रोकना चाहूंगी, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं एस कीर्तिना, जो कि सबसे युवा मंत्री है, सिर्फ और सिर्फ महज 29 साल की हैं, जो कि मंत्री पद की शपथ ले रही हैं और शिवकाशी से पहली बार विधायक बनी। 29 साल की कीर्तिना इस कैबिनेट का सबसे चर्चित चेहरा भी हैं और अपनी प्रखर संवाद शैली और हिंदी भाषा के लिए वो काफी ज्यादा फेमस भी है। सिर्फ और सिर्फ महज 29 साल। आलोक जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। तमाम उन नए चेहरों को, युवा चेहरों को विजय ने मौका दिया है। பொருளையும் அமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவு जो कि शपथ लेती हुई नजर आ रही हैं। सिर्फ और सिर्फ 29 साल की है कीर्तिना और इस कैबिनेट की सबसे चर्चित चेहरों में से एक हैं और उन्होंने इन 2 सालों में पार्टी को और भी जमीनी स्तर पर मजबूत करने का काम किया है और अपने प्रखर संवाद को लेकर वो जानी जाती हैं। हिंदी भाषा पर भी उनकी खास पकड़ है और इसीलिए युवाओं में काफी ज्यादा चर्चित भी है। खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आलोक साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी, अपनी बात को कंप्लीट करिएगा। तो भारतीय राजनीति में ऐसे बहुत उदाहरण, मैंने अरविंद केजरीवाल का उदाहरण आपने देखा है, लेकिन एक उदाहरण असम गण परिषद का, जिसमें पूरी की पूरी मुख्यमंत्री से लेकर पूरी की पूरी टीम हॉस्टल से आई थी और सीधे असम गण परिषद के रूप में वहां पर उन्होंने सरकार बनाई थी। लेकिन फिर असम गण परिषद का हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। असम गण परिषद खत्म हो गई और असम की राजनीति में जो असम के लोगों ने युवाओं को जो मौका दिया था, वो मौका असम गण परिषद ने खो दिया। टीवीके के पास एक मौका पुनः है। देश की जनता उनको बार बार ऐसे नए लोगों को मौका देती, स्थापित राजनीतिक परंपरा से अलग हटकर,
और बड़ी उम्मीद के साथ आती है। लेकिन चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे असम गण परिषद हो, इन दो उदाहरणों ने तो देश की जनता को कहीं न कहीं डराया भी है कि हम स्थापित राजनीतिक दलों को छोड़ करके जब हम अपरंपरागत नेताओं को जिताते हैं तो बहुत बार हमें बहुत सारी असफलताएं भी देखने को मिलती है। तमिलनाडु के मामले में एक बात तो कही जा सकती है कि सुपरस्टार्स को अपना रियल हीरो भी बनाते हैं और उन सुपरस्टार्स ने तमिलनाडु को आर्थिक तौर पर मजबूत भी किया है। तो तमिलनाडु के मामले में देखना पड़ेगा कि जो विजय जी हैं वो क्या तमिल परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जिस तरह तमिलनाडु के नायकों ने तमिलनाडु को बेहतर बनाने में, आर्थिकी में बेहतर बनाने में एक अच्छी भूमिका निभाई है, क्या वो वाकई अब तमिलनाडु की उसी लेगेसी को आगे लेके जाएंगे या अरविंद केजरीवाल और असम गण परिषद की तरह होंगे? मुझे ऐसा लगता है उसके पास दोनों मौके। बिल्कुल, और देखने वाली बात यही होगी कि आने वाले समय में तमिलनाडु की कितनी तस्वीर और तकदीर बदलती है। सुनील जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। किंग मेकर के तौर पर सामने आए हैं, जितने भी भविष्यवाणी की गई थी तमिलनाडु के लिए वो धरी की धरी रह गई और विजय जो है उभर कर सामने आए। किंग मेकर का उन्होंने बिल्कुल किरदार जो है वो निभाया है। क्या लग रहा है तमिलनाडु में गठबंधन एक नई दिशा में जाती हुई नजर आ रही है और एक नया गठबंधन, क्योंकि हमने 60 साल में देखा है द्रविड़ राजनीति रही है, लेकिन अब गैर द्रविड़ परंपरा जो है उसकी शुरुआत होने जा रही है। देखिए, तमिलनाडु की राजनीति में एक परंपरा को तोड़ने के लिए भी एक ऐसी परंपरा का निर्वहन किया है कई बार लोगों ने। रामचंद्रन से शुरू होकर के और जयललिता से होते हुए विजय तक की जो ये यात्रा है, वहाँ फिल्मी स्टार जो है, मतलब उनके जो नायक होते हैं फिल्मों के और तमिल सिनेमा के खासतौर पे, उनकी लोकप्रियता इस तरह की रही है। और पूरे दक्षिण में, मैं केवल तमिलनाडु की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे दक्षिण में इस तरह की चीजें देखी जाती है कि व्यक्ति बहुत ऊपर हो जाता है। कई बार व्यक्ति की पूजा के हद तक उनके कार्यकर्ता होते हैं, पूजा तक करते हैं। पूजा करने का मतलब दीवानगी के हद तक दीवाने होते हैं। तो देखिए, जब ऐसी स्थिति आती है तो मुझे लगता है कि उम्मीद और जिम्मेदारी और ज्यादा बड़ी हो जाती है, तो चुनौतियां भी उसके साथ बढ़ करके आती है। और खासतौर पर तब जब राज्यपाल ने आमंत्रण नहीं दिया था, आपने देखा था कि एक क्रूशियल सीट है, ठीक है, सर्वाधिक सीट लेकर के आए थे, लेकिन विजय का स्वाभाविक गठबंधन किसी के साथ नहीं था। इस कारण से राज्यपाल को कई बार सोचने पर मजबूर हुआ, राज्यपाल मजबूर हुए कि कहीं न कहीं इनको क्या नाम है कि शपथ ग्रहण करा देते हैं और ये पता नहीं बहुमत सिद्ध कर पाएंगे कि नहीं। तो क्रूशियल चीजें हैं ये। थोड़े 10-15 सीट का और 10 सीट का और मसला रहता तो मुझे लगता है के पास कोई दबाव नहीं होता। लेकिन अब गठबंधन जिस तरह से एकदम से के साथ चुनाव में गई थी, डीएमके के साथ उसका स्वाभाविक गठबंधन। ठीक है, पहुंच जाऊंगी मैं आपके पास। इसी बीच आपको बताते चले कि किन किन मंत्रियों ने शपथ लिया है। केजी अरुण राज ने मंत्री पद की शपथ ली, एन आनंद ने मंत्री पद की शपथ ली है। तमाम वो 9 नाम हम आपको बता रहे हैं जिन्होंने शपथ ली है। सी जोसेफ विजय ने भी यहाँ पर शपथ ली है। आपको बताते चले कि के चेंगोटियन ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। तमाम नाम जो कैबिनेट मंत्री में शामिल किए गए हैं। सी जोसेफ विजय ने भी मंत्री पद की शपथ ली। बताते चले कि इस बीच जो है वी वेंकटरमन ने मंत्री पद की शपथ ली है। तमाम वो 9 नाम आपको बता रहे हैं। एस कीर्तना जो कि सबसे युवा चेहरा, आदव अर्जुन सीटिया, निर्मल कुमार, केजी अरुण राज, एन आनंद, के सेंगोटियन, पी वेंकटरमण, राजमोहन अरुमुगम और डॉक्टर टी.के. प्रभु ने, ये तमाम वो नाम हैं जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। और इस बीच जो है तमिलनाडु में इतिहास रचता हुआ साफ तौर पर नजर आया है, जिसका इंतजार सभी को था। और जैसे ही विजय सीएम पद की शपथ लेने के लिए पहुंचते हैं, सबसे पहले तो उन्होंने तमिलनाडु वासियों का धन्यवाद किया है। प्रचंड बहुमत के लिए उन्होंने तमिल में ही शपथ लिया और तमिल भाषा में ही उन्होंने सबका आभार प्रकट किया। स्टेडियम में थलपति थलपति के नारों से विजय ने तमिल में शपथ ली। और इस बीच जो है विजय का एक अलग अंदाज भी देखने को मिला है। शपथ ग्रहण समारोह में देश के कई बड़े राजनीतिक हस्तियां, फिल्म इंडस्ट्री के सितारे भी मौजूद रहे। आपको बताते चले कि विजय ने मंच पर पहुंचते ही समर्थकों का उत्साह चरम पर देखने को मिला है। और इस बीच पूरे स्टेडियम में पार्टी के झंडे और विजय के पोस्टर्स भी नजर आए हैं। सी जोसेफ विजय ने जैसे ही मंच पर वो पहुंचे, आंखों में वो इमोशनल पन जो है वो पूरे चेहरे पर नजर आया।
सबसे फ्रंट लाइन पर उनके माता पिता बैठे हुए थे। वो भी काफ़ी इमोशनल हुए विजय को सीएम के तौर पर शपथ लेते हुए देखते। फैंस खचाखच पूरे स्टेडियम में भरे हुए थे। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विपुल जी, मैं आपके पास ही आऊंगी, बात को कंप्लीट करिएगा। जी, मैं वही कह रहा था कि वैकल्पिक राजनीति में कई बार हम बहुत सारी उम्मीद के साथ जनता आपको चुन रही होती है, तो उन उम्मीदों के आधार पर आपकी चुनौतियां और बढ़ जाती हैं। और तब और जब थोड़े से सीट की कमी रह जाने के कारण मान लीजिए इनको अस्वाभाविक गठबंधन में जाना पड़ा। अस्वाभाविक का मैं जब कह रहा हूं तो कहने का मतलब है कि सीधे तौर पर इनके साथ चुनाव में वो नहीं थे जिनके खिलाफ वो चुनाव लड़ करके आते हैं। कांग्रेस और डीएमके के खिलाफ चुनाव लड़ करके आते हैं और कांग्रेस उसमें से आकर के इनके साथ है। तो ग्राउंड पर भी कई बार इनके कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के विधायकों के साथ कई तरह की दिक्कत आती है। उन चुनौतियों से किस तरह से निपटते हैं? देखिए, फिल्मों में लोकप्रिय होना, फिल्मों में अच्छा काम करना और उसके नाते वहां की जनता का दिल जीत लेना, वहां की जनता आपकी प्रशंसक बनी हुई है, वो सब सारी बातें ठीक है, एक तरफ है। उसके नाते आपको बहुमत भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। मान लीजिए आप चुनाव में जीत करके आते हैं, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन करके आते हैं। लेकिन जब आप राजनीतिक मतलब सुनील जी, आपको क्या लग रहा है कि डीएमके और एआईएडीएमके के लिए आने वाले समय में उनके अस्तित्व पर भी सवाल है? नहीं, देखिए, कोई भी राजनीतिक दल, नए राजनीतिक दल के आने से ये कतई नहीं होता है कि किसी परंपरागत पार्टी का भविष्य तुरंत से ही खत्म हो जाता है। लंबे समय तक होता क्या है कि ये दल लंबे समय तक सत्ता में रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सत्ता में लंबे समय तक रहने से भी एक एंटी इनकम्बेंसी आती है और एक विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। आम आदमी पार्टी का देखिए दिल्ली में प्रादुर्भाव हुआ और किस गाजे बाजे के साथ आम आदमी पार्टी आई, लेकिन आज आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति है? क्या आम आदमी पार्टी के आने से बीजेपी और कांग्रेस कमजोर हुई है? क्या बीजेपी और कांग्रेस कमजोर जरूर हुई थी, क्या खत्म हो गई? तो ऐसा नहीं होता है कि एआईडीएमके एक वहां की लोकल राजनीति करती है, तमाम मुद्दे उसके हैं, चाहे भाषा से लेकर के डीएमके, और दोनों करते हैं, मतलब एआईडीएमके डीएमके तो एक ही तरह की विचारधारा का मसला है, तो खत्म नहीं है। लेकिन हाँ, अगर विजय के सामने एक बड़ी चुनौती है, अगर ये एक बड़ी लाइन है वहां, बिल्कुल बिल्कुल आने वाले समय में पार्टी के लिए भी बहुत ज्यादा चुनौती है, विजय के लिए भी बहुत ज्यादा चुनौतियां होंगी। मैं आपके पास, आलोक जी, मैं आपके पास ही आऊंगी कि इन सामाजिक समीकरणों ने विजय को सत्ता का केंद्र में लाकर रख दिया है और प्रचंड बहुमत से टीवीके ने जीत हासिल की है। देखिए, अब जब एक नई पार्टी को इस तरह का समर्थन मिलता है तो उसमें समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग शामिल होता है और खासकर युवाओं में जो जिस तरह से विजय का क्रेज दिखा, तो जो जेंजी है और वो तो उनका सबसे बड़ा जो बियॉन्ड पार्टी, मतलब एक घर में अगर माता पिता एआईडीएमके डीएमके को दे रहे तो बेटा विजय का समर्थक है, इस तरह का हमें संदेश देखने को मिलता है। उसके साथ साथ उनकी जो लोक लुभावन घोषणाएं हैं उसमें भी, क्योंकि तमिलनाडु में फ्री बीस का जो चलन है ये तो बड़ा विरोधाभासी है कि तमिलनाडु आर्थिक तौर पर काफी मजबूत राज्य भी है और वहां पर फ्री बीज की कॉन्सेप्ट भी चलती है। फ्री बीज में अब हर लड़की की शादी में वो 8 ग्राम 10 ग्राम गोल्ड देंगे, इस तरह की बातें जो उन्होंने की है। और जितनी आपने तो कितनी सारी योजनाएं इस दिन में चली रही है, उनके नाम को क्या गिनाना है, इतनी सारी योजनाओं को जब वो पूरा करेंगे तो बजट आपको अब क्या ये ऐसा लग रहा है कि टीवीके ने जो मैनिफेस्टो में जो जारी किया है, जिन जिन मुद्दों को रखा है, चाहे वो युवाओं पर फोकस हो, महिलाओं पर फोकस हो, आने वाले समय में कैसे तमिलनाडु का विकास होगा, डेवलपमेंट पर फोकस हो, ये भी गेम चेंजर साबित हुआ है? बिल्कुल, यही ये भी एक प्रमुख कारण कि जिस तरह की उन्होंने लोक लुभावन घोषणाएं की हैं, उससे तमिलनाडु में, क्योंकि वो ट्रेंड पहले से भी रहा है, फ्रिज देना, एसी देना, वॉशिंग मशीन देना, साड़ी देना, ये गिफ्ट कल्चर का तमिलनाडु में फ्री बीस की उससे पहले भी रहा, जिसे अरविंद केजरीवाल ने कॉपी किया, फिर टीवीके ने भी कॉपी किया। लेकिन समस्या तब आती है जब आपको डिलीवरी करना होता है और डिलीवरी सोशल स्कीम में इतनी बड़ी मात्रा में जो आप वादे करते हैं वो संभव नहीं हो पाता डिलीवरी करना। उसके बाद जो नाराजगी आती है वो फिर आपको बहुत बड़े फेल्योर की तरफ और अविश्वास की तरफ ले आते हैं। तो ये देखना ये होगा कि वो जो आर्थिक विकास है और जो सामाजिक लोक लुभावन उन्होंने घोषणा की, इसके बीच में उन्होंने संतुलन कैसे बनाए, क्योंकि केंद्र सरकार
तो उन्होंने कह दिया कि बीजेपी उनके लिए भी वैसी ही पार्टी है, वो मानसिक दुश्मन है। तो उनकी जो धर्म है उनका, वो भी एक बात आती है क्रिश्चियनिटी को लेकर के। अब देखना है क्रिश्चियनिटी को लेकर क्या करेंगे वो तमिलनाडु में, क्या कन्वर्जन बढ़ाएंगे, उससे भी समाज में क्या फिर एक तरह का रिएक्शन आना है। तो बहुत चीजें भी चल रही है। उनकी धार्मिक सामाजिक जो चिंतन है वो कैसा है, और बीजेपी को जब दुश्मन नंबर 1 मानते हैं तो टीवीके की धार्मिक पॉलिसीज क्या होने जा रही है। क्योंकि देखिए तमिलनाडु में एक चीज का भी प्रभाव आएगा अब, क्योंकि द्रविडियन पॉलिटिक्स जो है वो कमजोर हुई है, डीएमके भी कमजोर हुए हैं। तो अब एक नई तरह की राजनीति आ रही है, तो विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी उस नई तरीके की राजनीति को भरने की कोशिश करेगी। तो बीजेपी के लिए कांग्रेस के भविष्य को कैसे देखते हैं आप? तमिलनाडु में कांग्रेस के भविष्य को कैसे देख रहे हैं? देखिए जिस तरह से तमिलनाडु में कांग्रेस ने डीएमके के साथ 20 साल में रहने में कोई विकास नहीं कर पाए, टीवीके के साथ भी उनको बस सत्ता में रहना है वहां के नेताओं को, और थोड़े राजनीतिक लाभ लेने हैं। और राहुल गांधी ने जिस तरह का दोहरापन रवैया दिखाया है डीएमके को राजनीतिक धोखा देके, मैं मानता हूं तमिलनाडु की जनता भी शायद कांग्रेस को जरूरत से ज्यादा सीरियस नहीं लेगी। और इंडिया अलायंस की जो गठबंधन, उसमें खासकर अखिलेश यादव जो 2027 में चुनाव होना है, उन्होंने तो एक तरह से कह ही दिया कि हम धोखा नहीं देते ममता बनर्जी के पास जाते हुए। तो कांग्रेस के लिए जो उसने क्षणिक लाभ लेने की कोशिश की तमिलनाडु में, सत्ता में 1, 2, 3 मंत्री पद पाने के लिए, उससे जो देश की राजनीति में कांग्रेस को अविश्वास की जो खाई है वो और उभर के आएगी। कांग्रेस के ऊपर विश्वास और कम होगा, और इंडिया अलायंस जो इंडी गठबंधन है उसके कमजोर होने की भविष्यवाणी अब और आसानी से की जाती है। ठीक है, विपुल जी मैं आपके पास ही आऊंगी। सी जोसेफ विजय ने जो बेंचमार्क सेट किया है, क्या लगता है साउथ में जो राष्ट्र पार्टियां हैं उनके लिए बहुत ज्यादा चुनौतियां आने वाले समय में होंगी? क्योंकि आप देखिए ना, सिर्फ महज 2 साल में उन्होंने वो कर दिखाया जो अब तक 60 साल में नहीं हुआ। नहीं, मैंने कहा कि देखिए पीछे भी मैं कह रहा था यही बात कि कहीं ना कहीं जनता एक नए विकल्प की तलाश में थी, और उसमें विजय को ये मौका मिला। विजय ने पार्टी बनाई और विजय ने इस तरह की घोषणाएं की, और उन घोषणाओं के बाद असल चुनौती अब शुरू होती है। अब आने वाले समय में क्या है कि कई बार ये पूरा पुराना इतिहास है राजनीतिक दलों का कि कई बार इस तरह से मतलब उग जाने वाले दल कई बार इसी तरह से अस्त भी हो जाते हैं। अस्त होने का मतलब कि वो ग्राउंड पे चीजें करना संभव जब नहीं हो पाता है, जब संकट तब होती है, जब अब 6 महीने साल भर का समय दे लीजिए, उसके बाद तमिलनाडु में पता चलेगा। और निश्चित तौर पर एक बड़ा काम किया है। बड़ा काम का मतलब एक परंपरागत राजनीति वहां रही है तमाम चीजों को लेकर के, उसको तोड़ने का काम किया है। तो एक एनर्जी तो है ही, और विजय को लेकर के एक दिखलाई भी पड़ रहा है, कॉन्फिडेंस जिस तरह का दिखलाई पड़ रहा है, जिस तरह से वो जिन लोगों को लेकर के आते हैं वो काबिल लोग हैं। मुझे लगता है कि तमाम अलग अलग क्षेत्रों से अनुभवी लोग हैं। अनुभवी का मतलब मैं कह रहा हूं तो अनुभवी का मतलब ये नहीं कि उम्र उनकी ज्यादा है, अनुभवी का मतलब है कि वो अपने अपने स्किल के साथ आ रहे हैं। तो ये अपने आप में एक नए तरह की सरकार का देखना हुआ, और दक्षिण में तथाकथित तौर पर जो परंपरागत चीजें हैं उसको पीछे छोड़ करके मुझे लगता है कि विजय एक नई मिसाल कायम करेंगे, ऐसी उम्मीद हम कर रहे हैं। ऐसी घोषणाएं उन्होंने की है तमाम तरह की। केवल घोषणाएं ऐसी नहीं की है कि लोक लुभावनी घोषणाएं की है, उन्होंने सामाजिक आर्थिक बंटवारे के लिए भी बहुत सारी बातें की है। कहा है कि समाज में तमाम तरह की चीजों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पे लगातार अटैकिंग इसीलिए है, वो इस मूड में है क्योंकि वो सामाजिक राजनीतिक बिल्कुल बिल्कुल विपुल जी, और देखने वाली बात यही होगी कि अब विजय का ब्रिगेड जो है अब आने वाले समय में तमिलनाडु में क्या बदलाव करता है, आने वाले समय में तमिलनाडु की कितनी तस्वीर और तकदीर बदलती है, सभी की नजर उस पर टिकी हुई है। फिलहाल वक्त की बेहद कमी है। विपुल जी, आलोक जी, आप दोनों ने अपना बहुत कीमती वक्त दिया न्यूज इंडिया को, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल रुकते हैं पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया।